नमस्कार। एनसीईआरटी के 65वां स्थापना दिवस के मंच पर उपस्थित हम सभी के श्रद्धा के केंद्र एनसीईआरटी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय राजपूत महाशय, मंच पर उपस्थित यूजीसी के पूर्व चेयरमैन विशिष्ट शिक्षाविद जगदीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित हम सभी के अत्यंत गौरवान्वित करने वाले व्यक्तित्व इसरो के पूर्व चेयरमैन आदरणीय सोमनाथ जी, विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर आदरणीय शाकलानी जी तथा हमारे विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय श्रीमती पांडे, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव साथीगण और पत्रकार मित्रगण। जन्मदिन और स्थापना दिवस के अपने आप में एक अहमियत रहता है, महत्व रहता है। जैसे हमारी पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया है, एनसीईआरटी पिछले 65 सालों में 1961 से बना हुआ ये व्यवस्था पिछले 65 सालों में देश को बनाने में अनेक काम किया है, अनेक उतार चढ़ाव दिखा है। कोठारी कमीशन से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक इसको देश के विद्यार्थियों तक पहुंचाना पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी प्रयास प्रशंसनीय है। आज राजपूत जी ने सही कहा कि देश में खूब कम संगठनों की नसीब में ये आता है कि आपको निरंतर श्रद्धा और आस्था मिलते रहे। एनसीईआरटी के प्रति ऐसे ही देश भर में सदैव श्रद्धा और आस्था और आने वाले दिनों में भी आस्था बना रहे, ये मेरा आज की दिन तक शुभेच्छा रहेगा। आप एक प्रकार से भारत की एकेडमिक अथॉरिटी हो, आप जिस विषय को मान्यता देते हो उसी विषय को पढ़ाई के रूप बाद में आके लेता है। एनसीईआरटी भी आपसे प्रेरणा लेते हैं। इस बार एनईपी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोगों ने कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, एनसीईआरटी के नेतृत्व में बनाया। स्टेट ने भी अपना कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाई है और अभी मैं एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन की 5 साल के उपरांत ये कह सकता हूँ, कैरिकुलम में सब्सटेंटिव काम हो चुका है। पिछले दिनों में कक्षा 1 से 8 तक पूरा किताब आ चुका है कैरिकुलम की, नई कैरिकुलम के आधार पे, और जादुई पिटारा के नाम पे 3 साल की कैरिकुलम भी और पाठ्य टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आ चुका है। इसलिए 11 साल की टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पाठ्य पुस्तक, पढ़ाने की पद्धति, पेडागोजी, ये सब आ चुका है। और महत्वपूर्ण 4 साल की जो सबसे अधिक प्रभावशाली रहने वाला है, कक्षा 9, 10 और 11, 12 की काम पे आप लोग जुटे हो। मेरा पूरा विश्वास है उसको भी आप पूरा कर लोगे। मैं इन दिनों में एनसीईआरटी की नई रूप भी देख रहा हूँ। एनसीईआरटी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप लेने वाला है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन तो था ही, आपके जो रीजनल कॉलेज था, रीजनल स्कूल्स थे, डेमोन्स्ट्रेशन वाले स्कूल थे, ये आपकी इस रिसर्च को देश की विभिन्न इलाका से जोड़ते हुए आपने एक सफल प्रयोग किया है। अभी शायद नीलोर को मिला के 8वां स्थान हो जाएगा, जहाँ दिल्ली +7, दिल्ली +7 और दिल्ली +8, दिल्ली +8 8 इंस्टीट्यूशन आप देश में विभिन्न इलाका में आप स्थापित करके इसको आप आज आगे बढ़ रहे हो। एनसीईआरटी भी धीरे धीरे वैश्विक हो रहा है। मॉरिशस ने एनसीईआरटी के ऊपर भरोसा जता के हमको एनसीईआरटी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दो, ये उनकी अपेक्षा है। एनसीईआरटी भी उस दिशा में काम कर रहा है, ये हमारी एक उपलब्धि है। एनसीईआरटी आने वाले दिनों में, अभी तो शायद इस बार एनईपी के उपरांत टीचर्स कैरिकुलम शायद आप लोगों ने नहीं बनाया। मैं 2 साल पहले आपको 2 साल पहले ही कहा था, आज ही के दिन इसमें कितना काम हुआ है उसको कभी देखना चाहिए। लेकिन जो पिछले दिनों में टीचर्स एजुकेशन की जो कैरिकुलम, एनईपी ने 4 कैरिकुलम की बारे में बात कहा था। एक अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात कहा था, जो जादुई पिटारा और फाउंडेशन स्टेज की जो कक्षा 1 और 2 ये 5 साल की हम माने वो बन चुकी है। आगे स्कूल कैरिकुलम की
लगभग 8 क्लास तक 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 6 साल की बन चुकी है और कैरिकुलम तो बन चुके हैं 9 से 12 तक, लेकिन उसकी टेक्स्ट बुक बन रहा है। ऑरल लिटरेसी के जो स्कूल नहीं जाने वाले दुनिया है उनकी भी कैरिकुलम बनाने की दायित्व एनसीईआरटी के पास है। टीचर्स एजुकेशन का भी कैरिकुलम आप बनाओगे, ये मेरा अपेक्षा है। सिर्फ 4 कैरिकुलम को भारत में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाना, उसको एक व्यवस्था में डालने का दायित्व एनसीईआरटी का है। सचिव महोदय उसको आगे थोड़ा त्वरित समन्वय करे, आर्ली कोऑर्डिनेशन करे उसकी कैसे, क्योंकि ये सब अंतर संलग्न है, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। जो अर्ली चाइल्डहुड की जो पहला शब्द जो इनफॉर्मल स्कूल में, प्ले स्कूल में अपने खेल की पद्धति के माध्यम से सीखेगा, उसकी संपर्क हाई एंड रिसर्च तक भी पहुंचेगा। यूजीसी उसको आगे बढ़ाएगा। अन्य प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी हमारी पढ़ाई की, जैसे सोमनाथ जी ने कहा कि मेरे को सोमनाथ बनाने में, यानी इसरो को सफल बनाने में एनसीईआरटी की भूमिका है। मैं पहले भी कहा हूं और आज भी दोहरा रहा हूं, इस देश की उपलब्धि के पीछे एनसीईआरटी की ही मेहनत है। एनसीईआरटी जितने आधुनिक बनेगा, जितने प्रासंगिक बनेगा, जितने संवेदनशील बनेगा, तब जाके देश निर्माण हो पाएगा। हम लोग, आप लोग जो यहाँ उपस्थित हो प्राध्यापक के नाते, आप लोग सिर्फ अन्य इंस्टीट्यूशंस के प्राध्यापक नहीं हो। आपके कंधे पे पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाने के लिए केवल भारत की नहीं दुनिया की एक इंटेलेक्चुअल रिपोजिटरी बनाने की दायित्व आपके पास है। हम जब विदेश जाते हैं, विदेश में विदेशी लोगों के अंदर, मैं कभी जापान में था, जापान में किसी ने कहा कि हमारी वहाँ एक सीबीएसई स्कूल है, कोई प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से सीबीएसई स्कूल है। मैंने उनको पूछा कि जापान में सीबीएसई स्कूल की आकर्षण क्या है, जापान में सीबीएसई स्कूल की आकर्षण क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की मैथमेटिक्स। अफ्रीका के देशों में कहीं भी आप जाओ, वहाँ की समाज की जो लीडरशिप है, प्रशासन में, राजनीतिक पदों में या अन्य कोई प्रभावशाली व्यक्तियों में, उनकी जिंदगी में आपको 2 चीज आपको मिलेगा। एक भारत की शिक्षक मिलेगा, अफ्रीका की कोई भी महादेश जाओ, मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश, ये तीनों की शिक्षक भारतीय मूल की कोई ना कोई होगा। दूसरा, उनके वहां बॉलीवुड की भी एक अपना इम्पैक्ट है, पूरा अफ्रीका में भारत की उपस्थिति है। कभी सोचो, अभी ये जो परिवर्तित जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें भारत एक मजबूत की स्तंभ होकर खड़ा है। तो मैं कल किसी मेरे मित्र जो अमेरिका में वहाँ की उद्योग धंधा में काम करने वाले बड़े उद्योग पे हैं, उनके साथ में बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा कि चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी को दुनिया की इकोनॉमी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, विशेष करके अमेरिका नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अमेरिका की सुपर स्टोर में चाय से लेके हाई एंड गैजेट तक वैसे मेड इन चाइना है। वैसे ही भारत को आज कोई, मैंने पूछ रहा था कि भाई ये जो आपका अमेरिका में आजकल जो माहौल है, क्या होगा आगे चल के, ये कुछ रहेगा या बोले देखो समय ही कहेगा, लेकिन ये इतना सहज नहीं है भारत को अनदेखा करना। क्योंकि दुनिया में भारत की सर्विस कंट्रीब्यूशन, दुनिया में जो सर्विस इंडस्ट्री बनी है, बीपीओ बना है, जीसीसी बनी है, डाटा एनालिटिक्स की इतना बड़ा दुनिया बनी है, टेक्नोलॉजी बनी है, इस सब में भारतीय ज्ञान पुंज को अनदेखा करना असंभव है। ये भारतीय ज्ञान पुंजों का बीजारोपण कब हुआ था? जो क्लास 1 में पहुंचा था। क्लास 1 में कौन सी किताब पढ़ा? तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ा था। ये मैं आपको, मेरे को जो जानते हैं, मैं बहुत साधा प्रशंसक नहीं हूँ, और मैं जो टिप्पणी आज करूँगा, मीडिया के मित्र हैं, मैं तो कुछ विषय मेरा सचिव महोदय से मेरा मन की बात कहा है और विशेष करके आपके डायरेक्टर को कहा है। एनसीईआरटी को सोचना चाहिए टेक्नोलॉजी पे आप कहाँ कितने नज़दीक हो। हम जब स्टॉल घूम रहे थे, सोमनाथन जी एक जगह पूछे, बाल वाटिका की मैंने जादुई पिटारा की
स्टॉल में हम थे। उन्होंने कहा कि मोंटेसरी है क्या? तो मैंने कहा मोंटेसरी जैसा है। उनके मन में मोंटेसरी क्यों आया? दुनिया में कब रेफरेंस होगा कि एनसीईआरटी की, चलो जादुई पिटा 3 साल से आई है, उसके पहले भी टॉय बेस्ड एजुकेशन एनसीईआरटी के हिस्सा था। क्या वो रेफरेंस होता है क्या? आप आत्मविमुग्ध हो, सकलानी जी उससे डबल आत्मविमुग्ध है, होना भी चाहिए। मैं भी आपसे मिलकर आत्मविमुग्ध हूं, लेकिन उनके मुंह पर मोंटेसरी क्यों आया? ये एनसीईआरटी की परिवार को सोचने की आवश्यकता है। हमें एनसीईआरटी को रेफरेंस करनी है। एनसीईआरटी के आज प्रोडक्ट है, ब्रांड जादुई पिटारा है। लोग कहना चाहिए क्या ये जादुई पिटारे के आसपास है क्या? ऐसे होनी चाहिए। आप जैसे अभी जो मित्र अभी मेरे को मध्य प्रदेश में सुंदरलाल शर्मा स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है, नाम नहीं आता है मुझे। उसमें मेरे को एक ब्रोशर दिखाया गया एआई के बारे में। हम पढ़ाएंगे भारत की 26 करोड़ स्कूल बच्चों के लिए, कैरिकुलम की इंचार्ज हम है। भोपाल की सेंटर स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन की बेंचमार्क खड़ा करने वाला मैंडेट तो राजपूत सर ही है। देश में बच्चों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड होगा उसकी वो रेफरेंस पॉइंट होनी चाहिए। सोमनाथ जी ने 600 करोड़ रुपया में भारत में चंद्रयान 3 को सफलता के साथ प्रयोग किया, इसीलिए दुनिया में नाम हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं मलयालम में, बोलता हूं मलयालम एक्सेंट इंग्लिश में, यूरोपियन इंग्लिश नहीं बोलते हैं। हमारे अंदर जो भ्रम है, हमें इंग्लिश को ही समझाने में हम दुनिया के सभ्य व्यक्ति हो पाएंगे। मैं ये भ्रम अनेक इंस्टीट्यूशंस में देखता हूं। मेरे को पता नहीं था कि एनसीईआरटी के अंदर भी इतना गहराई से घुसा है। मैं आपको आज की इस अवसर पे, पवित्र अवसर पे अपेक्षा रखना चाहता हूं। इंग्लिश की दक्षता, हमारी बच्चे आप ऐसे इंग्लिश पढ़ाओ, शेक्सपियरियन इंग्लिश से भी हमारा अच्छा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आए, हमें उसमें गर्व होगा। हमें दुनिया को अगर अधिकार करना है, हमको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी, हमको दुनिया की यूरोपियन इंग्लिश से ऊपर जाना है। लेकिन यूरोपियन इंग्लिश को दखल करने के तब संभव होगा जब हम अपना स्पष्टता बढ़ाएंगे। हमारी स्पष्टता बढ़ेगी हमारी मातृभाषा में। मैं ही आपको अनुभव बताता हूँ। अभी हमारी इस प्रकार के कार्यक्रमों में एक फीचर है, कुछ स्कूली बच्चों को सामने रखना, स्वागत करवाना, उनसे कुछ बातों को करवाना। आपने आज भी ऐसे ही करवाया। हमारी एनसीईआरटी के परिसर की सेंट्रल स्कूल के बच्चों को आपने कक्षा 1 और कक्षा 2 की कुछ बच्चों को सामने रखा। बच्चे सच में अच्छे हैं, सच में बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन हम अपने शॉर्टकट में उनको कैसे कॉटसेट करते हैं। हम उन बच्चों को वो अपने लार्ज बुक, वो विकसित भारत की स्टॉल पे हमने उनको देखा, लार्ज बुक उनको पढ़वाया। न्यूमरेसी का कोई बुक नहीं था, तो उन्होंने, संजय जी ने, सचिव महोदय ने उनको 1-2 चीज पूछ के उनकी दक्षता को समझने का कोशिश किया। हमारी इसी के ऊपर दुनिया में हमारी नाम हो सकती है, नहीं तो किरकिरी भी हो रहा है। हमारे देश में एक अपेक्षा है और एक उत्कंठा भी है कि हमारी बच्चों की लर्निंग आउटकम क्या है। एक्सेलेंट स्टैंडर्ड की लर्निंग आउटकम में हमारी जो आज की परख हो या आसर जैसे संस्थाओं की असेसमेंट हो, इनकी मानक क्लास 2 की ऐसे किताबों को पढ़ना और कुछ गणित को जोड़ बिजोड़ करके बताना, इतना ही तो फिल्म की टेस्ट उसी में होती है। और उसमें भारत अभी भी 50% की एवरेज पे है। 50% बच्चों को अच्छे क्लास तक, यानी क्लास 5 और क्लास 8 तक 50% बच्चों को आती है, 60% बच्चों को आती है, यानी 40% बच्चों को, 50% बच्चों को, 60% बच्चों को 2 क्लास की गणित और पढ़ाई भी नहीं आती है।
लेकिन इन बच्चों को आया। ये जो 5 बच्चे थे और उसमें क्लास 1 के एक बच्चे को शकलानी जी ने पूछा 2 और 3 मिलाने में कितना होता है, उन्होंने फट से कहा, सेकेंड्स में कहा कि 5 होता है। माने वो प्रोफिशिएंसी है, न्यूमरेसी की प्रोफिशिएंसी है। यही बच्चे हैं, ये कोई फर्क नहीं। बच्चा कोई गांव में भी ऐसा पढ़ाएंगे तो पर ऐसे ही कहेगा, कहता भी है। ये हमारे सोमनाथन जी शहर से पढ़ के आए हैं, गांव में पढ़ के आए हैं? आपकी जो पढ़ने की शहर क्या था? व्हाट वाज योर सिटी? नहीं, रूरल और जैसे अर्बन एरिया। तो जगदीश जी का वेरी स्मॉल प्लेस। ये तो वहीं पढ़ के आएंगे, तेलुगु पढ़ा होगा, मलयालम पढ़ा होगा। प्रारंभिक अवस्था में दोनों ने इन समझ को, इसलिए अभी भी हो सकता है। एनसीईआरटी की चुनौती है कि हमने जो दुनिया बनाई है, इस दुनिया में हमने भारत की 26 करोड़ बच्चों की, आज तो 26 करोड़ है, लेकिन इनकी संख्या इस एज ग्रुप में जो हम मॉडर्न लिटरेसी को मिलाएंगे, हमारी दायित्व में एनसीईआरटी की उपक्रम, एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी करने में दायित्व क्या है? एनसीईआरटी करने में भारत की 35 करोड़ लोगों की नॉलेज लेवल को एजुकेशन के माध्यम से कॉम्पिटेंसी से कन्वर्ट करना, ये हमारा दायित्व है। हमें डिग्री सर्टिफिकेट तो हमको प्रोसेस हम बना चुके, मिल ही जाएगा, लेकिन जब तक हमारी एजुकेशन हमारी नॉलेज लेवल को बढ़ाते हुए हमको कॉम्पिटेंट नहीं बनाएगा, देश डेवलप्ड इंडिया नहीं हो पाएगा, भारत विकसित नहीं हो पाएगा। ये पहला चुनौती एनसीईआरटी की है। आप नहीं कर रहे हो ये कहने का दुस्साहस या पाप में नहीं करूंगा, लेकिन क्या जो कर रहे हो ये पर्याप्त हो रहा है क्या? इसी प्रश्नों को लेकर हमें एक आत्मसोचना, आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमारे पास 1 करोड़ स्कूल टीचर है। हमारी किताबों को देश की सभी जेई, नीट या मर्यादा यूपीएससी परीक्षा हो, यह परीक्षा की टेक्स्ट बुक क्या है? एनसीईआरटी है। पढ़ाने की तरीका क्या होगा? वो एनसीईआरटी की। इस बार मैंने सीबीएसई को कहा कि आप जल्दी क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हो क्लास 8 की परीक्षा, पढ़ाई की व्यवस्था को? उन्होंने कहा कि हमको अभी टीचर्स हैंडबुक अभी तक एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं, शायद अभी तक दे दिया होगा या देना बाकी है अभी भी। जो जाने, भगवान आपको भला करे, यहाँ के नहीं दिया। यह अपेक्षा आपसे है। जैसे मैं राजपूत जी की बात को दोहराता हूं, जब तक आप नहीं मानोगे कि मैं देश बनाने के काम कर रहा हूं, आपके कंधे में आप सिर्फ प्राध्यापक नहीं हो, आप समाज शिल्पी हो। यू ऑल आर नेशन बिल्डर। इसलिए आपके खाते में आपको भूगोल पढ़ाना है, आपको संगीत पढ़ाना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, आपको टॉय बनानी है, आपको टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है। मैं जिस राज्य से हूं, उस राज्य की स्कूल बोर्ड जो चलाते बोर्ड उनके वहां आपका जैसे रीजनल इंस्टीट्यूशन में स्कूल है, ऐसे एक स्कूल पे मैं वहां स्कूल पे गया था। स्कूल में मैंने एक क्लास में बैठ के थोड़े समय पढ़ने का टीचर क्या पढ़ रहे हैं उसको समझने का कोशिश किया। इन दिनों में हम लोगों ने डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। अभी मेरे यहाँ आया जब आपने दीक्षा शब्द, तो आप विद्वान लोग इतने बड़े बड़े शब्द डालते हो, तो सामान्य मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति थोड़ा 2 शब्द डरेगा, 2 शब्द रुको यार क्या कह रहे हैं आप लोगों ने? दीक्षा 2 में हम लोगों ने ऐसे कर दिया। मैंने समझना कोशिश किया, दीक्षा 2 में आपने क्या किए हो? 2-4 अपने डैशबोर्ड में टच स्क्रीन में हाथ लगा के आप एक जादू दिखाना चाहते हो। तो दीक्षा 2 में मैंने दीक्षा रुको दीक्षा 1 में क्या कर रहे हो बताओ? कि आपकी क्लास 1 की जो टेक्स्ट बुक है वो डिजिटल कन्वर्ट हो चुका है क्या? मैं उस क्लास में जो उड़ीसा की स्कूल में एक क्लास में पढ़ के आया, उसमें मैंने जियोग्राफी का क्लास में बैठा। मैं जियोग्राफी की क्लास में बैठ के मेरा वैली, मैंने उड़िया में उसको उपत्यका कहते हैं, नदी उपत्यका, रिवर वैली को, रिवर वैली की क्लास चल रहा था, मैं पढ़ा। तो मैं खुद को बहुत कंफर्ट महसूस किया, मेरे मन में आनंद है कि मैं मेरे कुछ विषयों को फिर स्पष्ट किया। टीचर की पढ़ाने का तरीका, पेडागोजी, और उनकी जो डिजिटल कंटेंट था, मैं मन ही मन सोचा मेरे समय में शायद ऐसा नहीं था। वो एक क्लास बोर्ड में, एक ब्लैक बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में
कुछ इलिस्ट्रेशन के साथ। फिर मैंने पूछा कि मैडम ये जो आपने पढ़ाने का व्यवस्था कर रही आपका है या स्कूल का है? नहीं स्कूल का है। शायद आपने बनाया भी होगा, मैं ये आपको आरोप नहीं करूंगा सकलानी जी कि आपने क्लास 1 to 12 आपने इसको बनाया कि नहीं बनाया? बनाया होगा। मैं तो थोड़ी देर, अगर मैं कहा था पहले कि मैं थोड़ा आधा घंटा रह के जाऊंगा, मेरे को क्लास 1 की जो आपकी जो 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, संस्कृत और ऐसा है संजय जी, रुको इनकी सीबीएसई का ऑप्शन क्लास 1 में क्या है? हिंदी है मातृभाषा, दूसरा सेकेंड 2 लैंग्वेज पढ़ेंगे, दूसरे लैंग्वेज क्या क्या होगा? तो आपकी बाजू में बैठे हुए महानुभाव का समझ है कि सिर्फ इंग्लिश ही होगा। सर्कुलर शायद इनको आपने जो सर्कुलर सीबीएसई ने दिया है शायद उनके लिए मान्यता नहीं है, यही होगा। हुई तो एनईपी ने कहा कोई भाषा, एनईपी के संरक्षक अगर उसी भ्रम में रहेगा तो बच्चों में विकास कैसे होगा? कम से कम एनसीईआरटी, आप नीति निर्धारक हो, भारत के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम सब जितने प्रतिबद्ध होनी चाहिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट करने की इतना प्रतिबद्धता एनसीईआरटी में होनी चाहिए। इसमें भ्रम रहने से हमारे दायित्व में 1 करोड़ टीचर है, हमारे दायित्व में 30 से 35 करोड़ स्टूडेंट यूथ हैं जो एडल्ट लर्निंग में है, उनकी पाठ्यक्रम तो हमारे दायित्व में, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या होगा हमारे दायित्व में। वो सामान्य एनआईओएस की पाठ्यक्रम आप धीरे धीरे बनाओगे, मेरा अपेक्षा है। एनसीटी, एनआईओएस, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, तो आप ज्ञान कुंभ हो, आपको दुनिया को अख्तियार करना है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेना है, हमें खुले मन पे देखना है, दुनिया की जो अच्छी चीजें उनको लाना ही लाना है। आपको संवेदनशील होना ही पड़ेगा। कई विषयों की, भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है, इसीलिए हम एक हैं। वी आर डाइवर्स दैट वी आर यूनाइटेड। हम एक ही प्रकार के होते तो शायद हमारी डाइवर्सिटी हमको बाहर कर देता। हम यूनाइटेड हैं इसीलिए कि हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, और ऑर्गन में डाइवर्सिटी चाहिए। क्या उस डाइवर्सिटी को हमारी एनसीईआरटी में उस संवेदनशीलता को, देश की संवेदनशीलता को परखने के लिए मैकेनिज्म है? हमको इंग्लिश की कोई शब्द की अर्थ समझना है तो हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाते हैं। हमारी ये मान्यता है, भारत में कोई रेफरेंस ढूंढना है तो एनसीईआरटी को जाओ। एनसीईआरटी की दायित्व यही है। नया पाठ्य पुस्तक बन रहा है और लोग फिर हमारे साथ, तो आप संजय जी आप शायद भूल ही रहे यार, आपने जानबूझ के छोड़ दिया, मेरे को पता नहीं। कोठारी कमीशन का नाम लिया आपने, फिर बाद में 86 का नाम लिया, लेकिन बाद में 2000 की माननीय राजपूत जी के प्रयासों को कम से कम एनसीईआरटी अनदेखा ना करे। भारत में भारत के शिक्षा की लंबे अरसे के बाद किसी ने बीड़ा उठाई तो माननीय राजपूत जी ने इस बीड़ा को उठाई। कुछ लोगों के मन में भ्रम था, इसीलिए वहां के 2005 में उसको बदलने का कोशिश की, जिसको अभी एनसीईआरटी ने सही प्रोस्पेक्टिव में ला रहा है। इसीलिए कुछ लोग, कुछ असहिष्णु लोग, जो भारत के ऊपर जिनकी समझ नहीं है, जो भारत को एक पाश्चात्य की चश्मे से दिखने की एक गुलामी की मानसिकता से जो बंधे हुए हैं, उनकी कुछ मजबूरी रहा होगा, उनको मुबारक है। प्रजातंत्र, उनको जब दायित्व था, लोगों ने जब उनको दायित्व दिया था, ऐसे भारत को लंबे समय तक आत्मनिर्भरता से वंचित रखने के लिए, स्वाभिमान रहित समाज बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया होगा, तो उनको मैं क्या कहूंगा। लेकिन मैं इन दिनों में एनसीईआरटी की कुछ पहल को अत्यंत प्रशंसा करता हूं। आपने ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को एक विशेष पाठ्यक्रम ले आके बच्चों को उसके बारे में जानकारी देने के लिए अत्यंत अच्छा काम किया आपने। ऐसे ही पार्टीशन की हॉरर्स को, क्या इस देश विभाजन की विभीषिका को भूलनी चाहिए? क्या नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम इतिहास को नहीं देखेंगे
वर्तमान के साथ उसको अनुभव नहीं करेंगे, भविष्य में हम गुमराह में रहेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमारी पार्टीशन की हॉरर के बारे में जो आपने मॉड्यूल्स निकाला, ये अत्यंत प्रशंसनीय है। आपने इन दिनों में इंडिया ए राइजिंग स्पेस पावर, भारत की बढ़ती हुई वैज्ञानिक ताकत के बारे में आपने एनसीईआरटी ने एक मॉड्यूल्स बनाई। पिछले दिनों आपने चंद्रयान से लेके गरीब कल्याण तक समाज के अनेक पहलुओं के बारे में आपने बच्चों को जानकारी देने के लिए व्यवस्था किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को यह कहा कि हमें 100 साल पहले स्वतंत्रता की लड़ाई हम लोग लड़े थे, हमें अभी समृद्धि की लड़ाई लड़नी है, भारत को समृद्ध बनाना है। अभी तब समय था हमें देश के लिए कुर्बान देने के लिए हम बात कही गई थी, अभी तो देश के लिए जीने की बात कहा जाता है, देश के लिए जीना है। लेकिन पर्पस क्या है? इस पर्पस की केंद्र बिंदु आपने वेदव्यास जी का आज प्रतिमा अनावरण किया। वेदव्यास जी ने दुनिया में ज्ञान का वितरण किया था। 21वीं सदी में विकसित भारत बनाने में या विश्व में भारत के स्थान को 1 नंबर करने में सबसे ज्यादा किसी की दायित्व है, उस संस्था का नाम है एनसीईआरटी। मैं आपकी 65वां जन्मदिन पे स्थापना दिवस में अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस समाज की अपेक्षा में आधुनिक बनना, विरासत से जुड़े रहना, आधुनिक बनना, वैज्ञानिक बनना, प्रमाण आधारित बनना, तार्किक बनना, मधुर बनना, यही हमारी दायित्व है। अनेक अनेक शुभेच्छा।